यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी रेट के अलावा बीएड और बीटीसी में व्यक्तित्व एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के संदर्भ में हमने इसके पहले 4-5 क्लास हमारा हो चुका है। आज हम चर्चा करेंगे व्यक्तित्व में कि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, उन्हीं कारकों के बारे में आज हम जानेंगे। व्यक्तित्व आपको बताया गया कि व्यक्तित्व होता क्या है, व्यक्तित्व की परिभाषा के बारे में, और इसके अलावा व्यक्तित्व के जो विभिन्न वर्गीकरण है उन वर्गीकरण के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किन कारकों का प्रभाव व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है, आज की चर्चा इसी पे होगी। तो आज का जो टॉपिक होगा वह होगा कि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक यदि हम व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। जो पहला पार्ट होगा उस पार्ट को हम कहेंगे जैविक कारक या आनुवांशिक कारक, और जो दूसरा कारक होगा वो वातावरणीय कारक। तो पहला जो कारक होगा इसको हम कह सकते हैं कि जैविक या आनुवंशिक कारक। और जो दूसरा कारक होगा इसको हम कह सकते हैं वातावरणीय कारक। यदि हम जैविक या आनुवंशिकी की बात करें तो जैविक या आनुवंशिकी को फिर से हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैविक में सबसे पहले आएगा शरीर। अब शरीर जो होगा वह व्यक्तित्व के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। आप जानते हैं कि जब हम पिछले जमाने की बात करते थे, पिछले समय की बात करते थे, प्राचीन काल की बात करते थे, तो प्राचीन काल में हमने आपसे बताया कि व्यक्ति के बाहरी आवरण को देख करके, व्यक्ति के कद काठी को देख करके, व्यक्ति के रंग रूप को देख करके, व्यक्ति अगर स्वस्थ है उसके स्वस्थता को देख करके ही हम कह देते थे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो अच्छा है। तो जब व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हमारी ये धारणा बनेगी कि उसका व्यक्तित्व अच्छा है तो हम उससे प्रभावित हुए, तब हमने उससे कहा, यानी उसके कद काठी, रंग रूप, उसकी जो स्वस्थ उसका शरीर है उसने हमको प्रभावित किया, उसके रंग रूप ने प्रभावित किया, उसके वाणी ने हमको प्रभावित किया, उसके स्वर ने हमको प्रभावित किया, तो हमने कहा कि उसका व्यक्तित्व अच्छा है। तो अगर हम किसी को कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, देखते ही कहते हैं व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, इसका मतलब उसका जो रंग रूप कद काठी होगा, उसका जो बोलचाल की भाषा होगी, उसका जो स्वर होगा वह अच्छा नहीं होगा। और जब अच्छा नहीं होगा लोग उसको जब उसको लोग पसंद नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके व्यक्तित्व पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला कारक जो हो गया शरीर। और शरीर में कद काठी, शरीर में भी अगर हम बात करेंगे तो यहां होगा कद काठी, स्वास्थ्य, लंबाई, भार, रंग रूप आदि। तो सबसे पहला कारक जो वातावरणीय जैविक
जैविक या आनुवंशिकी से ही हमको शरीर, यानी जन्म के समय जो कुछ भी हमारे पास होता है वो जैविक रूप से ही हमको मिला होता है और शरीर भी उसी श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि शरीर में रंग रूप कद काठी बोलचाल की जो भाषा है, स्वर है, जो वो सारे कुछ हमारे किस में आते हैं, शरीर में आते हैं। तो सबसे पहला जो कारक निकल के आया आनुवंशिक या जैविक में, वह आया शरीर। दूसरे कारक की अगर हम बात करें तो ये आएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। दूसरा कारक होगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अगर हम फिर से कहें तो इसमें भी कई फिर से निकल के आएंगे, हम एक एक करके चर्चा करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती क्या है कि जो ग्रंथियां हमारे शरीर में होती हैं उससे रस का स्राव होता है, तो जिसे हम रस कहते हैं या हार्मोन्स कहते हैं। वो जो हार्मोन्स निकलता है वही हार्मोन्स जा करके रक्त के साथ मिलता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक वह प्रभावित होता है, पहुंचता है, और जिससे हमारी जो कार्यप्रणाली होती है, हमारा जो विकास होता है, उस पर वह निर्भर करता है। यदि आनुपातिक रूप से, सही रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रस स्राव होता है वह ना हो, कम हो या ज़्यादा हो, तो उसका जो प्रभाव होता है वो हमारे शरीर पे और हमारे कार्यप्रणाली पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो रस निकलते हैं, वो रक्त के साथ मिल करके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, जिससे हमारा जो विकास होता है वो विकास उसी पे निर्भर करता है और बाकी जो शरीर की कार्यप्रणाली है वो सारी कार्यप्रणालियां जो होती हैं वो उसी पे निर्भर करती हैं। तो विभिन्न अंगों तक पहुंच करके कार्यप्रणाली को प्रभावित करने का काम क्या करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां करती हैं। इसमें भी जो सबसे पहली ग्रंथि होगी वो गल ग्रंथि होगी। गल ग्रंथि को हम कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं थायराइड ग्रंथ। थायराइड ग्रंथ, तो थायराइड ग्रंथि का काम क्या है, अगर इसका अधिक स्राव होता है तो तनाव, चिंता, बेचैनी होती है, और इसका अगर कम स्राव होता है तो मंद बुद्धि, दुर्बल और बौने, यानी विकास इसका प्रभावित होता है। तो सबसे पहली जो ग्रंथि होगी वो गल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि होगी। तो यहां पे जो पहली ग्रंथि होगी वो गल ग्रंथि। गल ग्रंथि, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं थायराइड। थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, इसके जो होंगे वो दो चीज हो सकते हैं। अगर इसका मान लीजिए अधिक स्राव होता है, अगर मान लीजिए कि इसका अधिक स्राव होता है, जब अधिक स्राव होगा, जो भी स्राव, जो भी रस इससे होता है, तो दो चीज हो सकता है, अधिक स्राव और कम स्राव। अधिक स्राव और कम स्राव। जब अधिक स्राव होगा तो तनाव होगा, उलझन होगा, उत्तेजना होगा। इस टाइप की चीजें हमारे अंदर दिखाई देंगी। तनाव होगा, उलझन होगा, उत्तेजना होगा, इस टाइप की चीजें हमको दिखाई देती हैं जब ज्यादा स्राव होता है तब। अगर मान लीजिए कम स्राव होगा तो क्या होगा, शरीर जो होगा वो दुर्बल हो जाएगा। शरीर जो होगा वो क्या होगा, दुर्बल हो जाएगा। तो अधिक स्राव और कम स्राव जब वो सामान्य मात्रा में, यानी कि जितना होना चाहिए उतना ही होगा, तो कोई प्रभाव नहीं, सामान्य रूप से कार्यप्रणाली, शरीर सामान्य रूप से काम करेगा। लेकिन जब अधिक स्राव होगा तो शरीर में क्या होगी, बेचैनी होगी, अशांति पैदा होगा, चिंता होगी, बेचैनी होगी, उत्तेजना होगी। ये अधिक स्राव के कारण जब होता है तो इस टाइप के चीजें यहाँ पाई जाती हैं। उसके अलावा जब कम स्राव होता है तो दुर्बलता आती है, मंद बुद्धि होती है, और जो शरीर होता है वो बौना हो जाता है। तो शरीर दुर्बल हो जाता है, बुद्धि मंद हो जाता है, और इसके अलावा शरीर दुर्बल हो गया, मंद बुद्धि हो गया, और जो लंबाई बढ़नी है वो लंबाई बढ़ती नहीं है, यानी बौनापन आ जाता है। तो ये जो गल ग्रंथि है, गल ग्रंथि के अधिक स्राव और कम स्राव का जो कारण होता है वो आपको हमने बताया। अधिक स्राव होने पे तनाव, उलझन, उत्तेजना,
चिंता, इस टाइप की चीजें होती हैं। जब कम स्राव होता है तो शरीर दुर्बल हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है और बौनापन आ जाता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है उसकी अधिक स्राव और कम स्राव के कारण इस टाइप की चीजें होती हैं। और इससे होता क्या है कि हमारा व्यक्तित्व इससे प्रभावित होता है। जो दूसरी ग्रंथि है उसको हम कहते हैं उपवृक्क ग्रंथि। उपवृक्क ग्रंथि, जो दूसरी ग्रंथि है उसको हम कहते हैं उपवृक्क ग्रंथि। उपवृक्क ग्रंथि, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, उपवृक्क ग्रंथि जो होती है या जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसमें होता क्या है, एड्रिनल नामक हार्मोन्स इससे निकलता है। एड्रिनल नामक हार्मोन्स इससे निकलता है और जो हार्मोन्स निकलता है इससे वह करता क्या है, उसका कार्य क्या होता है, तो जो यह निकलता है ये हमारे संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है। संवेगात्मक व्यवहार, संवेगात्मक व्यवहार का नियंत्रण करता है। संवेगात्मक व्यवहार का ये नियंत्रण करता है। और जब यह सही उचित मात्रा में नहीं रस प्रभावित होगा या हार्मोन्स प्रभावित होगा, जो एड्रिनल नामक हार्मोन्स रसस्राव होता है, अगर उचित मात्रा में नहीं स्रावित होता है तो क्या होगा, हमारा संवेगात्मक व्यवहार। और संवेगात्मक व्यवहार आप जानते हैं हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यदि हम बहुत खुश, बहुत अधिक, संवेग का मतलब जो हमारे सामने वेग से आता है, यानी आदमी क्रोधित ज़्यादा हो जाएगा, आदमी खुश ज़्यादा हो जाएगा, आदमी दुखी ज़्यादा हो जाएगा, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो संवेगात्मक रूप से हमसे जुड़ी हुई होती हैं। तो जब इस हार्मोन्स की कमी पाई जाएगी या अधिकता पाई जाएगी तो हमारा संवेगात्मक व्यवहार जो होगा वही हमारा प्रभावित होगा। और इसके जो स्राव होते हैं उससे हमको क्या मिलता है, तो इसके स्राव से हमको अतिरिक्त शक्ति मिलती है। इसके स्राव से हमको अतिरिक्त शक्ति मिलती है। इसके स्राव से हमको अतिरिक्त शक्ति मिलती है। तो ये इसका जो उपवृक्क ग्रंथि होता है वो महत्वपूर्ण होता है। संवेगात्मक व्यवहार नियंत्रण होता है इससे, और अतिरिक्त शक्ति। और अगर ये उचित मात्रा में हमको नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अतिरिक्त शक्ति जो होगी हमको नहीं प्राप्त होगा। और दूसरा, यदि यह अधिक मात्रा में इसका स्राव हो जाता है तो व्यक्ति झगड़ालू टाइप का होता है लेकिन परिश्रमी हो जाता है। यदि जो एड्रिनल ग्रंथि है इससे जो स्राव होने वाला एड्रिनल हार्मोन्स है वह ज़्यादा मात्रा में अगर प्रभावित होता है, ज़्यादा मात्रा में अगर स्रावित होता है तो उससे जो व्यक्ति होता है वह क्या होता है, झगड़ालू टाइप का हो जाता है। और झगड़ालू होने के साथ साथ वह ज़्यादा परिश्रमी भी हो जाता है। तो ये इसकी विशेषता है कि यह हमारे संवेगात्मक व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसके स्राव से हमको अतिरिक्त शक्ति मिलती है। अधिक स्राव होने पे व्यक्ति जो है वह झगड़ालू किस्म का हो जाता है, लेकिन वह अधिक परिश्रमी भी साथ साथ हो जाता है। ये एड्रिनल या उपवृक्क ग्रंथि से जो स्रावित होने वाला हार्मोन्स है उसके ये कारक हैं। और जब ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है, हमारे व्यक्तित्व पे उसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारा व्यक्तित्व उससे प्रभावित होता है। जो तीसरी ग्रंथि है उसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। तीसरी जो ग्रंथि है उसी को हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती है यह अन्य ग्रंथों पे, जो जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उस पे वो नियंत्रण करने का कार्य करती है। जो स्राव होने वाले रस होते हैं उस पे वो नियंत्रण करने का कार्य करती है। और अगर यह ज़्यादातर, मान लीजिए ज़्यादा अगर इसका जो पीयूष ग्रंथि से जो स्राव होता है, अगर इसकी अधिक अधिक स्राव अगर इसका हुआ, जो भी इससे स्राव होता है, तो अगर अधिक स्राव अगर होता है तो इससे क्या होता है कि लंबाई जो होता है वो 8 से 9 फीट तक हो सकती है। और कम स्राव होने पर यहाँ भी क्या होता है, बौनापन का शिकार आदमी हो सकता है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है उसी को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जो अन्य ग्रंथियों पे नियंत्रण करने का कार्य करती है। अन्य ग्रंथियों से जो स्राव होते हैं उस पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। और इससे जो स्राव होते हैं वह अगर अधिक मात्रा में स्राव होता है तो हमारी जो लंबाई है वो 8 से 9 फीट तक जा सकती है। और इसके साथ साथ अगर इसका स्राव नहीं होता है तो आदमी क्या होगा, बौनेपन का शिकार हो सकता है, यह पीयूष ग्रंथि के कारण। इसके अलावा
तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वह मुख्य रूप से सबसे पहले सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। यानी सबसे पहले जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारे शारीरिक रूप से, जो हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से मिला करके जो हमारा सिस्टम काम करता है, जब कोई उद्दीपक हमारे सामने होता है तो सूचना सबसे पहले मस्तिष्क में पहुंचती है। तो तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है, सबसे पहले जो सूचना होती है वो मस्तिष्क में पहुंचती है, और मस्तिष्क जो है वो जब सूचना पाता है तो जिस भी अंग का कार्य वह होता है उस अंग तक उस सूचना को पहुंचाने का वह कार्य, अंग तक सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। अंग तक सूचना पहुंचाने का कार्य वह करता है। जब अंग तक सूचना पहुंच जाता है तो हमारा सिस्टम पूरा काम करने लगता है। यानी नर्वस सिस्टम जो होता है वह सबसे पहले हमारे सामने कोई उद्दीपक आया तो जब उद्दीपक आता है तो उसकी जो सूचना होती है हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है। सूचना हमारे मस्तिष्क में पहुंचने के बाद जब मस्तिष्क उस पर विचार करता है तो वह जिस अंग का कार्य होता है उस अंग तक उस सूचना को पहुंचाने का कार्य करता है। और ये जो पूरा सिस्टम होता है उसी सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, उसी को बोलते हैं। अगर हमारा तंत्रिका तंत्र यानी कि जब उद्दीपक हमारे सामने आया, जिस अंग का काम है मस्तिष्क में पहुंचा, मस्तिष्क उस अंग तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। और अगर नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है तो इसका मतलब कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो प्रभावित होगा। और लास्ट में अगर हम देखें तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो लास्ट होगा वह होगा बुद्धि। बुद्धि बुद्धि तीन प्रकार की, एक तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। आप देखते हैं बुद्धि के कारण भी व्यक्तित्व को हम वर्गीकृत करते हैं। तो इसका मतलब कि बुद्धि भी कहीं ना कहीं हमको क्या होता है, प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, जैविक या आनुवंशिक कारक। तो इसमें प्रमुख रूप से हमने शारीरिक शरीर को और फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों को, यानी हमने जो इसको बंटवारा किया चार पार्ट में। पहला पार्ट हो गया शरीर, तो शरीर में हमने कर्काठी, श्वास, लंबाई, चौड़ाई, भार आदि लिया। अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में गल ग्रंथि, उपवृक्क ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। उसके बाद नंबर 2 यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथियां, फिर नंबर 3 ये हो गया और नंबर 4 ये हो गया। तो 1, 2, 3 और 4 ये हो गया क्या, जैविक या आनुवंशिकी कारण। ये हो गया जो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जब हम वातावरणीय कारक में आएंगे तो वातावरणीय में सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण, इसमें जब हम आएंगे तो भौतिक वातावरण, भौतिक पर्यावरण कह लीजिए या वातावरण कह लीजिए, भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण को भी हम दो रूप में, एक हम कह रहे हैं कि ठंडी जलवायु और एक हम कह रहे हैं कि जहां गर्म जलवायु टाइप की, यानी ठंडा प्रदेश जो होता है और जो गर्म प्रदेश होता है। जो ठंडा प्रदेश होगा वहां के जो व्यक्ति होंगे वो गोरे रंग के होंगे, सबसे पहले स्वस्थ होंगे, बुद्धिमान होंगे और ये ज़्यादा परिश्रमी होते हैं, और ये ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। लेकिन गर्मी जहाँ ज़्यादा पड़ता है, जहाँ भी ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ के लोग सबसे पहले आलसी होते हैं, काले होते हैं, झगड़ालू होते हैं और कामचोर होते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। यानी कि जहाँ ठंडी जलवायु, ठंडा प्रदेश जो भी होगा, जहाँ ठंडा ज़्यादा पड़ता होगा, वहाँ जो व्यक्ति होते हैं वो गोरे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, परिश्रमी होते हैं। लेकिन जहाँ गर्म जलवायु होता है वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं वो आलसी होते हैं, काले होते हैं, झगड़ालू होते हैं, कामचोर टाइप के होते हैं। अगर हम दूसरे फिर उसकी बात करें तो दूसरा जो कारक होगा वातावरणीय में वो हो जाएगा सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में अगर हम देखें तो हम परिवार को ले सकते हैं, समाज को ले सकते हैं,
और विद्यालय को ले सकते हैं। यानी बच्चा जहाँ जहाँ जाता है, जिस जिस जगह जाता है, जिस जिस समाज में जाता है, वहाँ के क्या वातावरण है, वहाँ पे किस प्रकार का माहौल है, वह उसी वातावरण में रह करके, उसी वातावरण में रह करके वह सीखता है, और जो वहाँ सीखता है वही वह अपने आने वाले जीवन में वह काम करता है। तो सामाजिक विकास जो होता है वह भी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कारक है। इसके अलावा आर्थिक कारक, इसके अलावा आर्थिक, पर्यावरण, और आर्थिक के बाद सांस्कृतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण। आर्थिक का मतलब आपने देखा होगा कि एक निर्धन व्यक्ति, एक निर्धन बालक जो होता है और एक धनी बालक जो होता है, हम देखते ही क्या करते हैं, इसमें विभेद कर लेते हैं। तो ये किसका प्रभाव है? आर्थिक पर्यावरण का ये प्रभाव है कि दो बच्चों के बीच में, एक धनी और एक निर्धन व्यक्तियों के बीच में जो हम अंतर करते हैं वह आर्थिक पर्यावरण के कारण ही होता है। सांस्कृतिक पर्यावरण जो होता है, हमारे जो रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं जो होती हैं, जो हमारा खान पान का तरीका होता है, जो हमारे पहनने का तरीका होता है, ये सारे तरीके हमारी संस्कृतियों में आते हैं। और चूंकि बच्चा उसी संस्कृति में, उसी माहौल में रह करके सीखने का कार्य करता है, इसीलिए उसका पूरा का पूरा प्रभाव उस बच्चे पे पड़ता है। उसका भावी जीवन उससे क्या होता है? प्रभावित होता है। उसका व्यक्तित्व उससे क्या होता है? प्रभावित होता है। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उसमें हमने आपको सबसे पहले दो पार्ट में बंटवारा करके बताया, जैविक या आनुवंशिकी कारक और दूसरा वातावरणीय कारक। उसके बाद जैविक या आनुवंशिकी में पहला शरीर, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां, तीसरा तंत्रिका तंत्र और चौथा बुद्धि। शरीर में जो कद काठी, लंबाई, चौड़ाई हमारा होता है वो आ जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में गल ग्रंथि, उब्रिक ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, इससे जो रस स्रावित होते हैं या खून में जाके मिलते हैं, रक्त में जाके मिलते हैं और यह विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, और जिसके कारण ही होता क्या है कि हमारे जो विकास है वो प्रभावित होता है, और साथ ही साथ हमारा जो बुद्धि है, हमारी जो शरीर की कार्यप्रणाली है, वो भी कुछ इसमें प्रभावित होता है। इसके अलावा जो तंत्रिका तंत्र है, जो भी उद्दीपक हमारे सामने होता है, उस उद्दीपक की सहायता से सबसे पहले सूचना हमारे मस्तिष्क में, और मस्तिष्क उस अंग तक सूचना पहुंचाती है जिसकी जरूरत उस उद्दीपक के द्वारा हमको लगता है। और तीसरा बुद्धि, यानी सामान्य बुद्धि, तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि के बालक में भी हम देखते हैं कि उसके भिन्नताओं के आधार पे ही हम उसके व्यक्तित्व का पता लगाने का कार्य करते हैं। दूसरा, जब हम वातावरणीय कारक में आएंगे, तो वातावरणीय कारक में भौतिक वातावरण, जहां ठंडा जलवायु और गर्म जलवायु के हिसाब से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। जो ठंडा जलवायु होता है, वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं गोरे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और परिश्रमी होते हैं, जबकि गर्म जलवायु के जो व्यक्ति होते हैं वो आलसी होते हैं, काले होते हैं, झगड़ालू होते हैं और कामचोर टाइप के होते हैं। दूसरा जो कारक है सामाजिक पर्यावरण है, इसमें परिवार, समाज और विद्यालय सब शामिल होता है। तीसरा आर्थिक पर्यावरण है और चौथा सांस्कृतिक पर्यावरण है। तो ये जो कुछ हमने आपको बताया वो व्यक्तित्व को के विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो आपको अगर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।